नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और सीटेट की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के ऐसे 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर क्या संकेत करता है? कैसे आप जानेंगे कि विद्यार्थी में भाषा जागरूकता है? बताइए कैसे आप जानेंगे, लॉक करिएगा। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरण ज्ञान के माध्यम से, भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतना तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने से, भाषा के चारों कौशलों की समझ विकसित करने से क्या विद्यार्थियों में भाषा जागरूकता हो जाएगी, या फिर भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने से। भाषा के चारों कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर बच्चों में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए तो क्या बच्चों में भाषा जागरूकता हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे? व्याकरणिक ज्ञान आने से भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, विद्यार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है कि बच्चा 1 से 5 की बात की जाए या फिर 6 से 8 की बात की जाए, बच्चा छोटा है तो बच्चे को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। वो चीज़ों को पढ़ भी ले, लिख भी ले और अपनी बातों को कह भी सकें। तभी आप समझ पाएंगे कि शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? समास की संख्या कितनी होती है? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, वो समास कैसे कहलाएंगे भाई? कौन से समास होंगे? तो आप सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हो कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अप्रधान का मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, और जिसमें कोई पद प्रधान ही नहीं होता वो आपका समास होता है बहुव्रीहि समास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में संख्यावाची होता है, और तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान होता है, यानी कि अव्यय और उपसर्ग होता है। कर्मधारय में विशेषण होता है। विशेषता की बात की जाए तो किसी के गुणदोष की बात की जाती है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर? अप्रधान मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। एक दिन पूरा व्याकरण की वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपकी महामैराथन क्लास होगी, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और आप लोग थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डल पा रही थी कुछ दिक्कतों के कारण, लेकिन अब रेगुलर हो गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग देखें, तो जो जल्दी से क्लास लाइव कर देंगे कल परसों तक। प्रश्न नंबर 3 है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? कैसे समझेंगे? क्या इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कैसे आप समझेंगे? सिंपल सी ट्रिक है। जिस अलंकार में सा, सी, सम, सरिस, जिसमें आपको दिख जाए, जिस अलंकार में, जिस पंक्ति में आपको सा, सी, से, सम, सरिस दिख जाए, तुरंत आप क्या लॉक करेंगे? उपमा अलंकार लॉक कर देंगे। और आपको यहाँ पर दिखा क्या? सरिस दिख गया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो मनहु आएगा तब, लेकिन यहाँ पर बी में देखिएगा उपमा बात कीजिए, और उपमा में आपको सा, सी, सेम, सरिस जरूर दिखेगा। पंक्ति को आप ध्यान से देखोगे
तब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है, असफल का मतलब सीटेट एग्जाम में फेल हो जाना, है ना। जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? हमने बार बार आपको हम बताते हैं कि कभी भी आप बच्चे को दोष नहीं दीजिएगा। अगर आप बच्चे को दोष देते हो कि इसमें बच्चे की गलती है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है इसलिए असफल होता है, तब आपका 1 नंबर कट गया। आप जो है उस व्यवस्था को असफल ठहराइएगा कि व्यवस्था वहाँ की ठीक नहीं है। तो बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चों के हित में बातें आए तो नंबर बढ़ जाएगा, अगर अनहित में आप बोल देते हो तो नंबर कट गया, क्योंकि बच्चा क्या है, एग्जाम टाइम भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ होता है कि बच्चे ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है। बी ऑप्शन है, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बच्चे के लिए अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था। और सी ऑप्शन है, बच्चा विद्यालय में पढ़ने की योग्य नहीं है। और डी ऑप्शन है, यह प्रणाली की असफलता है। बताइएगा क्या लॉक होगा? यह प्रणाली की असफलता है। यहाँ पर आपकी बात नहीं की जा रही है, आपकी बात नहीं की जा रही है क्योंकि आप एक शिक्षक हो। यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है कि अभिभावक असफल है, वह बच्चों को ट्यूशन क्लास नहीं भेजता, इसलिए बच्चे असफल होते हैं, फेल होते हैं। बच्चे ने उत्तर को अच्छी तरह याद ही नहीं किया है, बच्चा विद्यालय जाने के योग्य ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, निगेटिव है ना, ये सारी चीज़ें निगेटिव है भाई। और यहाँ पर है डी ऑप्शन की, यह प्रणाली की असफलता है जिसके कारण बच्चा असफल होता है। प्रणाली का मतलब भाई व्यवस्था की गलती है, व्यवस्था ही फेल हो गया है जिसकी वजह से बच्चा फेल है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डेली वीडियो, ताकि आप तक पहुँचे। प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? बात किसकी की जा रही है? निम्नलिखित। अगर कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कोई भी कार्य हो गया उसको करने में असफल है, असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? बताइए। पाठ सामग्री से अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ है भाई। सारांशीकरण में वो असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है। अपेक्षित गति दर से पढ़ने में असमर्थ है और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करने में। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटिव हैं? पढ़ने से, है ना। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटिव हैं? पढ़ने से। भाई अर्थ ग्रहण तभी करेगा जब वो पढ़ेगा, सारांश निकालेगा, पढ़ेगा। अपेक्षित गति से पढ़ना, या गया यहाँ पे विश्लेषण, अर्थ का विश्लेषण कर पढ़ेगा। ये सारी चीज़ें वो पढ़ने में, यहाँ से एक शब्द निकल के आया कि वो पढ़ने में असमर्थ है, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी में असमर्थ है। और पढ़ने में जब दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब वो पढ़ने को क्या बोलते हैं? पठन विकार, है ना, यही बोलते हैं पठन विकार। जब पठन विकार में तो वो पठन वैकल्प, ठीक है, पठन वैकल्प में असमर्थ है। ठीक, देखिए यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना, सारांशीकरण, दर से पढ़ना, विश्लेषण, इसमें लेखन की बात नहीं की गई है, ना तो क्रिया की बात की है, गणन की बात नहीं है, पठन वैकल्प की बात करिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ आएगी जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं। पठन वैकल्प से वो पीड़ित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित? अभिव्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं? अभिव्यक्ति मतलब जो हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कह देते हैं, वो क्या है? अभिव्यक्ति है, कि हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति में आपका क्या आता है? जो अभिव्यक्तात्मक होता है कौशल, उसमें आपके क्या आता है कि बोलना आता है, और या तो हम बोल कर या तो हम लिख कर, है ना। बोलकर हम अपनी बातों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, या तो हम लिख कर करते हैं। और ग्रहण जो होता है, ग्रहण करना, ग्रहण में क्या आता है? ग्रहण में आता है
कि हम या तो सुनकर या तो पढ़कर ग्रहण करते हैं, या तो पढ़कर ग्रहण करते हैं या तो सुनकर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अभिव्यक्ति की बात की जा रही, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोलना, बोलकर या लिखकर। और जब ग्रहणात्मक होता है और अभिव्यक्तात्मक होता है। अभिव्यक्तात्मक में आपका बोलना और लिखना आता है, और ग्रहणात्मक में आपका क्या आता है, पढ़ना, सुनना और लिखना। या तो सुनकर हम ग्रहण करते हैं या तो लिख कर ग्रहण करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जब अभिव्यक्ति की बात की गई है तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, कैसे करते हैं? विद्यार्थी भाषा अर्जित कैसे करते हैं? भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख कर, या फिर प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो विद्यार्थी भाषा को कैसे अर्जित करते हैं? सुनकर अर्जित करते हैं और परिवेश में अर्जित करते हैं, अपने माता पिता के द्वारा अर्जित करते हैं। तो अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे से बात करके और प्राकृतिक वातावरण में वो भाषा को अर्जित करते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना। उपचारात्मक का मतलब कि किसी का उपचार करना, किसी को दवा देना, ठीक है। जब हम त्रुटि का पता लगाएंगे तभी उसका उपचार कर सकते हैं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या फिर छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करना और रुचि उत्पन्न करना, ये तो निगेटिव है। छात्रों की त्रुटि का पता लगाओगे आप कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करोगे, क्या करोगे? ए और बी में क्या लॉक होना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए और बी में क्या लॉक होना चाहिए? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। देखो, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जब हम बच्चे का क्या दिक्कत है, क्या पिछड़ापन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। त्रुटि का पता लगाना उतना पॉजिटिव नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ठीक है। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। प्रश्न नंबर 9, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, दंड देना निगेटिव है। व्याकरण जो है निगेटिव है आपका। और जब भाषा विकास की बात की जा रही है तो भाषा विकास में भाषा प्रयोग के अवसर देना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? 1 से 5 की बच्ची कक्षा के सभी बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस कहानी पर चर्चा भी करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे कि कहानी सुनाने के समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास में रुकावट पैदा करती है, अवरुद्ध मतलब रुकावट, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है कि शिक्षक लेट से आता है तो बच्ची ही कहानी और कविताएं बच्चे को टीच करती है। तो यहाँ पर देखिए, जब कहानी पढ़कर सुनाते हैं तो इसका मतलब पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव, और आंसर हमेशा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? 1 से 5 के बच्चों को आप एक शिक्षक 1 से 5 के बच्चों को आप भाषा सीखने और सिखाने
बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं। तो पहली शर्त क्या है? सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। अगर 1 से 5 का बच्चा बहुत छोटा है, आप क्लास को, आप वीडियो को देख रहे हो, आप उसको अपने से सॉल्व करिए कि हम एक शिक्षक हैं और हमें अगर बच्चों को सिखाना हो गया तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि सरल पाठ्यपुस्तक होगा तो हम बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, या फिर अच्छा वातावरण होगा तो बच्चे सीख जाएंगे, या फिर बाल साहित्यकार का साहित्य आप करेंगे, कविता कहानी बच्चों को सुनाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, या फिर चार्ट लगा दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए, कक्षा को वैसे सजा दीजिए तो बच्चे सीखेंगे। क्या करेंगे जिससे बच्चे सीखेंगे? तो पहली जो शर्त होगी कि भाई अब बच्चों को हम तभी सिखाएंगे जब एक समृद्ध वातावरण होगा, संप्रेषण वाला वातावरण होगा कि जहाँ हम बच्चों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। कितना भी आप सजा दीजिए, लेकिन अगर बच्चे गुहार मचा रहे हैं, है ना, तो आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। तो उसके लिए एक वातावरण अच्छे से चाहिए, संप्रेषण वातावरण। प्रश्न नंबर 12, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? कक्षा 2 की पढ़ने वाली नेहा, इसका मतलब 2 में है तो छोटी है, और वो अपनी कक्षा में अपनी बात को हमेशा मातृभाषा में कहती है, तो आप क्या करेंगे? आप मतलब आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे और कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, या फिर उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आप बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो उनकी भाषा को सीखें, और डांटना, मारना, दंड देना ये हमेशा निगेटिव होता है, और उसे बिल्कुल अनदेखा कर देना, ये तो मतलब जब आप बच्चों को अनदेखा कर देंगे तो शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित तो रहेगी नहीं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों को केंद्र में रख के आपको चीज़ें पढ़ानी है, तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में पूछा गया है, आप एक शिक्षक हैं, तो आपसे एक शिक्षक होने के नाते उसकी बात को, भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, समय थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं ऐसा लग रहा है, फटाफट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय अपने संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? पहले क्या कर रही है? पहले नियम बताना, पहले नियम, उसके बाद उदाहरण, भाई कौन सा ये विधि है, और पहले उदाहरण उसके बाद नियम, ये कौन सी विधि है? तो जब पहले वो परिभाषा बता दी, इसका मतलब नियम बता रही है, उसके बाद उदाहरण बता रही थी, इसका मतलब ये निगमन विधि है। ठीक है, निगमन विधि है, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और पहले उदाहरण बताती, उसके बाद वो नियम बताती, तो आगमन विधि हो जाता। प्रश्न नंबर 14, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए समस्या है। अगर एक से अधिक भाषाएं, आप हिंदी के द्वारा अंग्रेजी को सीख गए, तो क्या वो शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न करेगी, या फिर कक्षा में और कठिनाई उत्पन्न करेगी? एक रुकावट, किसी भी एक भाषा की निपुणता में रुकावट पैदा करेगी, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? बिल्कुल, अगर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है आपको तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे जो है भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकते, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकते। बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर सबसे जो अच्छी बात है वो है कि बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो विभिन्न स्थितियों में अपनी बात को दूसरों के सामने कह सकें। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 16 को देखिएगा कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसी है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। बच्चा मातृभाषा का प्रयोग करता है घर पे और वो उसी मातृभाषा को स्कूल में कक्षा में और बच्चों के सामने बात करता है, तो क्या ये बातें बहुत ज़्यादा सोचनीय हैं कि उचित नहीं है, अनुचित है, गलत है, निंदनीय है? नहीं भाई, वो तो स्वाभाविक है ना, उसका वो स्वभाव है कि वो मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात को कहता है, क्योंकि वो जिस स्थान से आता है उसी की उसकी स्थानीय या मातृभाषा है। ठीक है, ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किस पर? भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, केवल हमेशा क्या होता है आपका? निगेटिव होता है। केवल आ जाए, मात्रा आ जाए, निगेटिव। अभी हमने टैग वर्ड की वीडियो नहीं दी है, बहुत जल्द दे देंगे। पुरानी टैग वर्ड की वीडियो है, वहाँ से आप देख लीजिएगा अच्छी तरह। तो केवल आपका टैग वर्ड है, केवल आ गया, मात्रा आ गया, हमेशा निगेटिव होता है। तो भाषा प्रयोग में आप दक्षता, महारत तभी हासिल कर पाएंगे जब अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 18, निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? निगमन में भी हमने आपको बताया कि पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। ठीक है, तो पहले नियम कहाँ है? पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, पहले उदाहरण देना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियमों को बताना, फिर उसकी व्याख्या कहना। पहले नियमों को बताना, फिर उसकी व्याख्या करना, या फिर पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। क्या होगा यहाँ पर? पहले नियमों को बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 19 प्रश्न नंबर, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? अगर आप समस्या के सही कारणों की पहचान कर लिए तो उसमें आप सफल हो गए। और उपचारात्मक से ये नहीं कि समस्या की पहचान पर, समस्या की पहचान कर लिए लेकिन वो कैसी समस्या है उसकी पहचान नहीं कर पाए, तो समस्या की सही पहचान पर निर्भर करती है आपकी उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा है ना, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का पढ़ाया जाता है, अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, या फिर जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? जहाँ बहुत सी भाषाएं हों। ठीक है, बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा बहुभाषी कक्षा कहलाएगी। और बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा तो तभी होगी जब बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि से आएंगे, और पृष्ठभूमि से विभिन्न आएंगे तो अब उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं होगी। और जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाएगा वो कक्षा कैसी होगी? बहुभाषी होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपने इन 20 प्रश्नों में कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपसे बात करने का एक ही तरीका है, कमेंट। ठीक है, और आप लोग अगर नए हैं तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। पुराने हमारे साथ ही देखते ही रहते हैं। तो चलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 20 प्रश्नों में कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।